everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से important diagrams हैं जो आपके बोर्ड 2026 में आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है कि भाई डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके बायो के एग्जाम में। अगर आपने डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है और अगर आपने डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से देखी हुई है तो डेफिनेटली आपको जो डायग्राम्स है वो फ्री मार्क्स दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपका है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इसका डायग्राम बनाऊं है ना तो इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट है ना। देखो मैं बोलने वाली थी 1 सेकेंड देना, बट 1 सेकेंड में तो डायग्राम नहीं ही बनेगा, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, यस, तो यहाँ पर हम लोग लेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? लेयर्स की बात करने वाले हैं। तो ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, फिर उसके बाद आपकी ये तीसरी लेयर हो गई जो बना रही हूं मैं, है ना। ये आपकी तीसरी लेयर हो गई। उसके बाद आपकी अंदर वाली इनर मोस्ट, ठीक है, यस, ये आपकी इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। चलिए भैया, है ना, अब इनकी लेबलिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये तो आपकी क्या हो गई? ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, ये वाली कौन सी हो जाएगी? एंडोथीशियम। ये वाली मिडल लेयर और सबसे इनर मोस्ट कौन सी है? टेपिटम है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर ये आपकी एपिडर्मिस जो आपकी आउटर मोस्ट है। ठीक है, क्या है? आउटर मोस्ट एपिडर्मिस जो आपका आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ना। दूसरा है आपका एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे आपकी मिडिल लेयर आ जाएगी। ठीक है, मिडिल लेयर, और उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है टेपिटम। अगेन ये जो टेपिटम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हमने लेयर्स की बात कर ली। अब इनके फंक्शन पे आ जाते हैं। तो जो आपकी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन एंड इट हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। वहीं पे अगर मैं टेपिटम की बात करूं तो ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है। ठीक है, ये क्या है? ये एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है एंड ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। आई बात समझ में सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो हमने 4 लेयर्स देख ली है। ओके, यहाँ पर सेम यही चीज दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी एपिडर्मिस है ना, ये एंडोथीशियम है, ये मिडिल लेयर है, और ये आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना। क्या है ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है जो न्यूट्रिटिव लेयर होती है जिसका नाम है टेपिटम। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बात है। ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है? अ मैच्योर डेहिसिस्ट एंथर, जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कभी कभी या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई डायग्राम बना दो, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर बना दो, है ना। मतलब उसमें क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको हो सकता है कि डायग्राम भी बनाना पड़े उस क्वेश्चन में। ठीक है, कभी कभी बोला भी जाएगा और कभी कभी नहीं भी बोला जाएगा कि एक क्वेश्चन दे दिया आपको, डिफरेंट लेयर्स के बारे में लिखना है, तो वहां पर आप डायग्राम के हेल्प से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे डायग्राम पे। दूसरा डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको इस डायग्राम को देखकर मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस याद आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस पहले मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, यही होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट मेगास्पोरोजेनेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती है। वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पर आपके पास ऑब्वियस सी बात है माइक्रोपाइलर एंड इधर होगा तो चिलाजल एंड इधर होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड के साइड आपका एक जो सेल है, वहां पर मैंने आपको बताया था न्यूसेलस है, ठीक है, उसमें से एक सेल बोलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि भाई मैं क्या बनाऊंगा, मेगास्पोर्स बनाने वाला हूं, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल कहां बनता है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ऑलराइट, वहां पर बनेगा। उसके बाद उसमें क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा, जिसकी वजह से 4 मेगास्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेगास्पोर टेट्राड दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 मेगास्पोर्स बन गए, जिसमें से 3 तो आपके डीजनरेट हो जाते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, 3 डीजनरेट हो गए, उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। आई बात समझ में? चलिए, तो यही डायग्राम यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा मैम, वहां पर एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, उसके अंदर अब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीजन होती है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड किए जा रहे हैं, उसके बाद इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, इसी वजह से हम उसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियट स्टेज आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बनेंगे, है ना, 4 न्यूक्लियट स्टेज, फिर यहाँ पर 8 बनेंगे, तो 4 इधर की साइड चले गए, 4 इधर की साइड चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ये देखो, ये चलो छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है जहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको चिलाजल एंड के साइड में 3 एंटीपोडल्स दिख रहे होंगे, है ना, यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स है, 3 एंटीपोडल्स। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स है, ठीक है, और एक यहाँ पर एग है, और ये जो आपका सिनर्जिड और एग है ये मिलकर क्या बनाता है, ये आपका एग अपैरेटस बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, ये एग अपैरेटस बनाता है। साथ ही साथ ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, और साथ ही साथ ये वाला आपका सेंट्रल सेल है, ठीक है, सेंट्रल सेल। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा थिकनिंग सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड के अंदर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेंगे, 8 न्यूक्लियस, और आपको 7 सेल देखने को मिल रहे हैं। 7 सेल कैसे मैम, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई हम नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पर 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कैसा होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, या फिर 8 न्यूक्लिएट 7 सेल होता है। ये पूरा आपको मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस समझाया हुआ है। अगेन ये कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, आपको बोल दिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया जैसे कि ये, और आपको बोल दिया जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, वहां पर आपको पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ ये पूरा डायग्राम भी बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको लगता है कि भाई ये वाला डायग्राम बनाए या फिर आपका वाला डायग्राम बनाए, तो मैं आपको बोलूंगी, आई वुड से कि आप मेरा वाला डायग्राम बनाना, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम की हेल्प से वो प्रोसेस समझाया हुआ है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वही वाला डायग्राम बनाना। अगर वो भी बनाओगे तो भी चलेगा, ये भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हमारा दूसरा डायग्राम हो गया। सो आई एम होपिंग आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास देखो जाइगोट बनने के बाद क्या क्या चीजें हो रही है वो चीज बताया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये तो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, जो किसके फ्यूजन से बना है, जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट के फ्यूजन से आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी प्लॉइडी कितनी है, 3n है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। यहाँ पर आपका जाइगोट बना है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड होगा, और ये आपका चिलाजल एंड होगा, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि जाइगोट बनने के बाद जो सिनर्जिड से, एक तो आपका पहले से डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है,
जब पोलन ट्यूब फटी थी तो उसमें से एक सिनर्जिड पहले ही डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर देखोगे जाइगोट बनने के बाद दोनों ही, एक तो पहले से स्टार्ट हो गया था और दूसरा भी अब स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों सिनर्जिड्स जो हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर चिलाजल एंड पे आपके जो भी एंटीपोडल सेल्स थे वो भी डीजनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो आपके जाइगोट बनने की बाद की कहानी है। अब यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, ठीक है? तो जाइगोट है ना, यहाँ पर जाइगोट है, यहाँ पर आपका प्रो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है? कभी कभी ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। मैं आपको ये भी बताते चलूंगी कि ये जो डायग्राम्स हैं इनके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना? जैसे मैंने आपको लास्ट वाले डायग्राम में बताया कि ये किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पूछ लेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो, तो उसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ सारी चीजें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, डायग्राम प्लस थ्योरी सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी कभी कभी इसमें ना सीक्वेंस पूछते हैं कि भाई जाइगोट के बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या होगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद मैच्योर बनेगा, ठीक है? कभी कभी सीक्वेंस पूछते हैं तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मैच्योर में देखोगे ये तो आपका रेडिकल हो गया जो आगे जाकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको प्लूम्यूल देखने को मिलेगा, दैट इज जो आगे जाके आपका शूट बनाता है, स्टेम बनाता है, ठीक है? फिर यहाँ पर आपको कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये क्या है? आपके कॉटिलिडन्स। तो यहाँ पर आपका ये कैसा हो गया, ये आपका डाइकॉट हो गया, ठीक है? याद रखना ये डाइकॉट है क्योंकि इसके पास 2 कॉटिलिडन्स है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आप आओगे तो अगेन ये आपका डाइकॉट का है ना? ये आपके डाइकॉट एम्ब्रियो का है डायग्राम और ये आपके मोनोकॉट एम्ब्रियो का है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 कॉटिलिडन्स है, इसी वजह से डाइकॉट बोला गया। प्लूम्यूल है जो आपका स्टेम बनाएगा, है ना? रेडिकल है जो रूट बनाएगा, ये रूट कैप है जो रूट को प्रोटेक्ट करेगा, है ना? साथ ही साथ हाइपोग्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसमें आपको स्क्यूटेलम देखने को मिल रहा है। स्क्यूटेलम मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। स्क्यूटेलम क्या होता है? देखो, मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है और मोनोकॉट के कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। बड़ा क्यूट सा नाम है ना? तुम्हारी तरह, है ना? तो क्यूट सा नाम है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। ऑलराइट, यहाँ पर कॉलिप्टाइल है, यहाँ पर आपको एपिब्लास्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, रूट कैप, कॉल्यूराइजा जो इसको कवर कर रहा है, ठीक है? ये आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है? और ये आपका डाइकॉट एम्ब्रियो है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम बना दो या फिर एक्सप्लेन कर दो, है ना? ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ऑलराइट, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो ये तो आपके पहले चैप्टर के कुछ डायग्राम थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है? आई बात समझ में? अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर के डायग्राम्स पे, जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डायग्राम आपके आंखों के सामने दिख रहा है वो किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? पेयर ऑफ टेस्टीज है और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला देखो, अभी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, ठीक है? इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें, उसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे आएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना? तो टेस्टिस हो गया, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका? ये आपका वास डिफरेंस हो गया, है ना? तो ये वास डिफरेंस है, ये इधर की ये यूरेटर है ना? सॉरी, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ठीक है? यहाँ पर आपके ग्लैंड्स है, ये सेमिनल वेसिकल है, फिर ये प्रोस्टेट है, ये बल्बोरेट्रल ग्लैंड है, फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे तो ये यूरेथ्रा है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड आपका सीमेन, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लैंड्स पीनस है, पीनस आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाएगा, ग्लैंड्स पीनस इज ए लार्ज पार्ट ऑफ द पीनस। उसके बाद यहाँ पर आपको फोर स्किन, लूज फोल्ड की स्किन देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड फोर स्किन, ठीक है? ये सारी चीजें हो गई आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसे आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके टेस्टिस आ जाते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? मेल गैमीट बनाना, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। और अगर आप एसेसरी
और यू कैन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पे आओगे तो वो किस में काम करते हैं, हेल्प में। जैसे कि अगर मैं वास डिफरेंस की बात करूंगी तो ये किस में काम करेगा, जो भी यहाँ पर आपका मेल गमीट बन रहा है उसका ट्रांसफर कराने के लिए ये एक पैसेज दे रहा है, एक रास्ते की तरह काम कर रहा है ना, इस चीज को यहां से लेकर यहां तक पहुंचाना। फिर यहाँ पर जो भी आपके ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया, और आपका चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, ये अपने सिक्रीशंस ऐड करेंगे, है ना। तो सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्मेटोजोआ क्या बनाता है, आपका सीमेन बनाता है, राइट। तो यहाँ पर आपका सीमेन बनेगा, फिर उसके बाद वो इसके थ्रू यहां से बाहर आएगा। आई बात समझ में, ये कॉमन पैसेज है फॉर सीमेन एंड यूरिन। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, टेस्टिस के। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर दो, तो वहां पर भी आपको ये चीज पता होना चाहिए। देखो, टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 2 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से दिखाया नहीं है ना, बट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट फिर भी दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होंगे, फिर जाकर यहाँ पर रीटे टेस्टिस में जाएंगे, फिर वासा एफरेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस से होते हुए ये आपके वास डिफरेंस से यहाँ पहुंच जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना। मतलब हम डायग्राम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से डायग्राम आपको करके ही जाना है ना, आप उनको बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बातें, है ना, कि भाई ऐसे डायग्राम जो हमें अपने हाथों से बनाकर देखना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनके हाई चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, इनकी जो भी लेबलिंग दी गई है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि यहाँ से कोई लेबलिंग हटा दी और जैसे एपिडिडाइमिस इन्होंने हटा दिया और यहाँ पर ए लिख दिया, तो अब आपको बताना है कि ए क्या है ना। या फिर यहाँ से प्रोस्टेट का हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया बी, तो आपको बताना है कि ये क्या है ना, ये वाला क्या है। तो आपको अगर लेबलिंग नहीं पता होगी तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप डायग्राम में अपने मार्क्स गवाओ, ठीक है। क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट सा आ गया, उसमें आपको चीजें नहीं आती, दैट इज फाइन, बट मैं नहीं चाहती जिसमें आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं वो उसमें आप अपने मार्क्स को गवाओ, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जितने भी मैं डायग्राम्स बताऊंगी आपको, उसको बना के जरूर देख लेना, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना, लेबलिंग कर लेना उनकी, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत एकदम आर्टिस्ट ही बनना है, वहां पर कलर वलर करना नहीं, डिसेंट सा डायग्राम बनाना। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, डिसेंट सा डायग्राम भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेबलिंग बट अच्छे से करना और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीजें, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे डायग्राम पे आते हैं, इसी चैप्टर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के। तो ये डायग्राम आपका दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। किसका दिया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्या है, पेयर ऑफ ओवरी, है ना। तो यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फिम्बरी, जो आपके ओवम जो आपका सेकेंडरी ओसाइट होगा उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब है, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, ठीक है। अब इसके फर्दर पार्ट है इन्फंडिबुलम एम्पुला इस्थमस, ऑलराइट। फिर यहाँ पर इस साइड आओगे तो ये यूटराइन कैविटी है ना, ये यूट्रस है, ठीक है। ये क्या है, यूट्रस है, जहां पर जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर जाइगोट बना, फिर धीरे 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 यहाँ पर डिविजन्स होंगी, है ना, क्लीवेज डिवीजन होगी, फिर धीरे धीरे आके जो भी आपका फाइनल स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, वो आपके यूट्राइन वॉल से जाकर इम्प्लांट हो जाता है और उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्लियर हुई बातें, है ना। अब यहाँ पर देखोगे इसकी 3 लेयर्स है ना। यहाँ पर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था हिस्टोलॉजी ऑफ आपके यूट्रस की, तो वहां पर मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी। पहला है आपका पेरीमेट्रियम जो आपकी आउटर मोस्ट होती है, फिर मायोमेट्रियम है जो मिडल होती है ना, ये आपकी आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद पेरीमेट्रियम है ना, सॉरी मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट हो गई, मायोमेट्रियम आपकी मिडल हो जाएगी। एंड ये किसकी बनी होती है, ये स्मूथ मसल की बनी होती है, ठीक है। ये स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम आपकी इनर मोस्ट लेयर, ठीक है।
अब जो आपकी एंडोमेट्रियम है, जो इनर मोस्ट लेयर है, वो आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है और वो हर महीने उसमें कोई ना कोई साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, है ना। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा, तो उसको उसमें आपको बताया गया था जो एंडोमेट्रियम है इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, है ना। एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, ठीक है, ऑलराइट, फिर बनती है, फिर ब्रेक होती है, फिर बनती है, तो हर महीने इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। मायोमेट्रियम जैसे मैंने बोला स्मूथ मसल से बनी हुई है, तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब कॉन्ट्रैक्शन, जब वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, ये जो स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है वाइगरसली, दैट लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी, है ना, दैट लीड्स टू आपका डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा अब, है ना। फिर उसके बाद और क्या चीज है, यहाँ पर सर्विक्स है, यहाँ पर सर्विकल कैनाल है, ये आपका वजाइना है, फिर सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना आपका बर्थ कैनाल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। तो ये आपका पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया है। अगेन जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया कि उसमें डिवाइड किया हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो इसमें भी डिवाइड किया हुआ है कि कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है और कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके ओवरीज आ जाएंगे क्योंकि वो आपका फीमेल गैमीट बनाएंगे और सेक्स हार्मोन को रिलीज करते हैं, और आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये सारी चीजें आ जाएंगी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस जिसको हम वूम भी बोलते हैं, है ना, सर्विक्स, वजाइना, ये सारी चीजें आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीजें, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं और ये हमारा जो डायग्राम है ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना। अब अगेन कैसे पूछा जा सकता है, या तो लेबलिंग मतलब एक लेबलिंग वाला क्वेश्चन इस पे आ सकता है, दूसरा किसी भी क्वेश्चन में जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया उसमें आपको बताना है कि पार्ट्स ऑफ आपका स्पर्म, है ना, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एक्सप्लेन कर दो, तो उसमें अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको बताने भी पड़ेंगे कौन कौन से पार्ट है, क्या फंक्शन होता है, और उसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म के पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये तो आपका हेड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हेड हो गया, फिर यहाँ पर नेक होता है, फिर मिडल पीस है, फिर उसके बाद टेल है, ये आपके 4 मेजर पार्ट्स हो गए। कौन कौन से, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ठीक है। हेड में अब देखोगे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, है ना, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल मटेरियल, तो प्लॉइडी क्या होगी, एन, है ना, प्लॉइडी क्या होगी, एन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, है ना। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब आपका जब एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, जैसे मैं आप अभी मतलब पढ़ चुके होंगे, अभी क्या पढ़ोगे, अभी हम दिसंबर में आ चुके हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने कम से कम 2 बार तो पढ़ाई कर ही ली होगी, है ना, अब तो आपका रिवीजन चलना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि जो आपके स्पर्म है उसको सेकेंडरी oocyte तक पहुंचना है, उसके लिए आप उसको 2 लेयर्स पार करनी पड़ती है, एक तो कोरोना रेडिएटा होता है और दूसरा होता है जोना पेल्यूसिडा, राइट। तो उसी के पेनिट्रेशन के लिए, मतलब जो ये स्पर्म है, ताकि उसको पेनिट्रेट कर सके, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो इन 2 लेयर्स को डाइजेस्ट करने में, पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन जो भी एंजाइम्स जरूरी होते हैं, मतलब उस टाइम पर जरूरत पड़ते हैं, वो सारे इसी में है, आपके एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। नेक हो गया, फिर आपका मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी वजह से हम इसको एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका स्पर्म है, जो आपका मेल गैमीट है, वो स्विम करता हुआ जाएगा, है ना, ऐसे स्विम करता हुआ जाएगा आपके सेकेंडरी oocyte तक, है ना, तो उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है। फिर टेल है ना, मोटिलिटी के लिए आपको टेल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके स्पर्म के स्ट्रक्चर हो गए, क्लियर हो गई सारी चीजें। चलिए बहुत बढ़िया डायग्राम बना के आना, ठीक है। चलो एनीवेज, अब हम आ चुके हैं दूसरे डायग्राम पे, और यहाँ पर सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी दिया हुआ है, ठीक है। क्या है ये, ओवरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइमरी, इसमें आपको पहले दिखाया हुआ है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका दो, इसके अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और होता है मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स में आप देखोगे कि फॉलिकल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाला ये आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसको लेबल नहीं किया हुआ है ये आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होंगे। फिर उसके बाद आपके
प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है। उसमें आपकी ग्रैनुलोसा लेयर और ऐड होती जाएगी और ऐड होती जाएगी, फिर आपका प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, उसके बाद आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, प्राइमोर्डियल में क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है ना, टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है ना। टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम कैविटी जो है वो दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम कैविटी, और फिर आपका आता है ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैच्योर फॉलिकल है। फिर यहाँ पर आप देखोगे ये ओवम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी oocyte आ जाएगा जो आपके 14th डे पर रिलीज हुआ है ना, 14th डे पर रिलीज हुआ है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ओव्यूलेशन हो गया है। अब आपका सेकेंडरी oocyte तो चला गया है, ठीक है। अब जो बचा हुआ छिलका होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, आपके कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम का भी आपको पता है ना, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम आप देखोगे धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम है आपके सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी का। आई बात समझ में, यहाँ पर आप फॉलिकल्स देख रहे हो कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर डीजनरेट हो गया। यहाँ पर आपको कॉर्टेक्स है, ये आपका कॉर्टेक्स है, मेडुला वाले रीजन में आपको ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये, है ना। तो ये डायग्राम भी आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम दिया हुआ है ना। वैसे तो आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई पॉसिबिलिटी है कि इन 3 टॉपिक्स में ही इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो कौन से आपके 3 टॉपिक, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और तीसरा है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 3 टॉपिक तो आपको बहुत ही अच्छे से, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे और टॉपिक्स को छोड़ना है। अगर आप अच्छे बच्चे हो और अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि बायो में मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट यहाँ पर मैं फिर भी ये बता रही हूँ कि आपको किन टॉपिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है वहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ होते हैं ना शॉर्ट्स वाले क्वेश्चंस कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन करने को बोल देंगे, या फिर oogenesis का और लगा के ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आपको जो प्रोसेस अच्छे से आता हो, जिसका डायग्राम अच्छे से आता हो, वो आप एक्सप्लेन कर देना। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, है ना, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार इसके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहाँ पर oogenesis है। यहाँ पर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करो तो कब स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर प्यूबर्टी के टाइम पर स्पर्मेटोगोनिया है ना, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा। उसके बाद उसमें से कुछ जो है जिनमें डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाएंगे, है ना, जिसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, वो बन जाएंगे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट अंडरगोज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और क्या बनाएंगे अपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 46 ही है, ठीक है। जब यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर इनकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हाफ हो जाएंगे, है ना, प्लॉइडी एन हो जाएगी, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 23, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, आपके स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप इसको चैट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो आप मुझे चैट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। क्लियर हो गया।
तो ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। अब ये बच्चे बोलेंगे कि मैम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्या हम आपका डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, है ना। वो बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपको वो मतलब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस चीज से आपको समझ में आ रहा है उस चीज से मतलब वही चीज आप करो। जैसे कि अगर आपको मेरे डायग्राम से चीजें समझ में आ रही है तो आप वो डायग्राम भी बना सकते हो। चीजें तो सेम ही है ना, चीजें सेम है, बस उसको लिखने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो भी सही है, अगर आप मेरा वाला डायग्राम बनाओगे तो भी सही है, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग oogonia पे, ठीक है, सॉरी oogenesis पे। oogenesis थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, बट यहाँ पर जो oogenesis की प्रोसेस है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपके पास स्पर्मेटोगोनिया थे, यहाँ पर oogonia होंगे, इसमें भी आपका माइटोसिस डिवीजन होगा और जिसकी वजह से ये अपना नंबर इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। नंबर इंक्रीज करेंगे तो आपके इंक्रीज होते जाएंगे और उसमें से कुछ में डेवलपमेंटल चेंजेस आएगा जिसकी वजह से वो प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। जो प्राइमरी oocyte है इट अंडरगोज इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस, बट वो जो आपका meiotic डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या नहीं हो पाएगा? कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड इट गेट अरेस्टेड, ठीक है। वो अरेस्टेड रह जाएगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया बेसिकली। फिर उसके बाद वो कब कंप्लीट होगा? प्यूबर्टी पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका पहला फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनेगा, ठीक है। फिर अगेन इट अंडरगोज द सेकंड meiotic डिवीजन, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म का कांटेक्ट होगा तब आपका सेकंड meiotic डिवीजन कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बनेगा, या फिर हम इसको ओटिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ओटिड भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो तब ओवम बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे यहाँ पर सारी चीजें धड़ 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 हो रही थी, सीक्वेंस में हो रही थी, बट यहाँ पर आप देखोगे कि पहला meiotic डिवीजन हुआ वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर कंप्लीट हो रहा है आपका प्यूबर्टी पे, फिर उसके बाद सेकेंड meiotic डिवीजन स्टार्ट होगा, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कब कंप्लीट होता है? जब ओवम का कॉन्टैक्ट स्पर्म के साथ होता है ना, उसके बाद ही आपका जो सेकेंड meiotic डिवीजन है वो कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और ओवम बनेगा। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। क्या कर जाएंगे? ये डीजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस oogenesis का, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर हो गया है ना। आई एम होपिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन अगर आपको मेरा डायग्राम अच्छा लगता है, जो मैंने जिस तरीके से पढ़ाया हुआ है, अगर आप वो यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों को पता ही होगा, है ना, मतलब बच्चों के पास पीडीएफ भी होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट मैंने पढ़ाया ही है, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिनके पास है बहुत ही अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीजें। चलिए, तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो ये वाला भी आप डायग्राम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है ना। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने बोला एवरेज हम कितना लेते हैं 28 डेज का, तो यहाँ पर 28 डेज का लिया हुआ है, 28 हाँ 28 डेज का लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब हमें यूट्राइन इवेंट्स, यूट्रस में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन का क्या लेवल है, ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन का क्या लेवल है, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट मैं कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, साइकिल ही है ना, घूम फिर के आप उधर ही आओगे, है ना, साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो उसकी वजह से ये दो हार्मोन्स का लेवल मेंटेन करता है, और वो है आपके दो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये जो आपका रेड वाला है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन है ना, देख रहे हो आप, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। कौन से फेज में? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद वाला जो फेज है वो आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का एक पीक आपको देखने को मिल रहा है और दूसरा जो है वो ईस्ट्रोजन का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देखो, ईस्ट्रोजन भी मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन भी मेंटेन करता है, बट यहाँ पर
पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बढ़िया एकदम रीजनरेट हो चुका है, यहाँ से रीजनरेट होना स्टार्ट किया था और ये अब बहुत ज्यादा थिक हो गया है, ठीक है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना स्टार्ट करेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है इनके लेवल्स भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे इनके लेवल्स नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कर रहा था, तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या करना शुरू कर देगी, शेड होना, टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब इनको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, इनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन से मतलब अगर आप इनका लेवल देखोगे तो प्रोजेस्टेरॉन का ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो आपके गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल या फिर उसका रिलीज कम करे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इतना ज्यादा पीक नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल ज्यादा बढ़ा ना सके वो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा आपको लेवल देखने को नहीं मिलता है, किसमें, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये डीजनरेट हो रहा है तो इनका लेवल भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इधर आ जाओ, है ना, कम होता जाएगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या होगी, टूटना शुरू कर देगी, है ना, टूटना शुरू कर देगी। तो आपका कौन सा फेज आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज आ जाएगा, जहां पर 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग ही होती है, ठीक है। तो यहां से 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है और उसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं या फिर ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। अगर आप ओवेरियन हार्मोन का लेवल देखोगे तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, इतना कुछ बड़ा नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का भी और ईस्ट्रोजन का भी। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 से 5 तक, तो यहाँ पर फॉलिकल्स अभी डेवलप हो रहे हैं। तो आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा होगा प्राइमरी फॉलिकल में धीरे धीरे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर FSH और LH का लेवल भी इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको प्री ओव्यूलेटरी फेज में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देगा। यहां पर नेगेटिव फीडबैक किसने दिया, प्रोजेस्टेरॉन ने। यहां पर ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से देखो अगर ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से LH और FSH का लेवल भी बढ़ने लगेगा, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक। तो अब यहाँ पर आप 13th डे, मतलब 14th डे ये है ना, 13th डे देखोगे, एक दिन पहले, ओव्यूलेशन के एक दिन पहले LH और FSH का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ये 10-12 घंटों तक पीक पे रहता है। 14th डे पर ड्यू टू LH सर्ज, है ना, बिकॉज LH का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये जो फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर करता है ना, मैच्योर या फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है और जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है एंड उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोला जाता है। साथ ही साथ अभी आप बोलोगे मैम ईस्ट्रोजन कैसे आया, ईस्ट्रोजन आया क्योंकि आपके फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे। तो फॉलिकल्स जब डेवलप होते हैं तो आपका हार्मोन कौन सा, ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। तो ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, अब ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ये तो एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। दूसरा, क्योंकि ईस्ट्रोजन है तो यहाँ पर वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी मेंटेन करेगा, तो धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो रीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है इस फेज में, है ना। तो ये आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज हो गया और यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा और ये आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे इनका लेवल जो है नीचे आ जाता है, ठीक है। सेम यही चीज कहानी। और फिर अगर अगेन यहाँ पर जो बचा हुआ वो किस में डेवलप हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाता है। बाकी की आगे की कहानी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है। तो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप समझ के ये डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यार देखो रट के जाओगे तो भूल जाओगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप इजिली डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपको देखना है कि चारों में क्या क्या हो रहा है। ओवेरियन हार्मोन का लेवल कैसा है, पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल कैसा है,
इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एक साथ देखना है। तो इस डायग्राम की प्लीज भाई जरूर प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता रही हूँ 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, तो फिर बुरा हो जाएगा आपके साथ, है ना। तो कर लेना इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पर ईस्ट्रोजन का अगर आप पीक देखोगे तो 2 पीक आती है, एक आपके प्री ओव्यूलेटरी फेज में आती है और एक आपके पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आती है, ठीक है। और जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आई है वो प्रोजेस्टेरॉन से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम प्लीज 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 यार प्लीज कर लेना यार, है ना। मुझे वैसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपके लिए, बट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको तो पक्का पक्का कर लेना, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम पे। यहाँ पर हमारे पास एक और डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो ABCDEF ये चीज दी गई है, ठीक है। और इसी तरीके से आपसे ये पूछा भी जा सकता है ना, लेबलिंग के फॉर्म में आ सकता है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। बनाने को नहीं आएगा ये, है ना, बट ये इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। पानी पी लूं, H2O, अगर आप बोलो तो पी लेती हूँ, तुम बोलोगे तो नहीं, अगर तुम ना बोल दोगे तो नहीं पीऊंगी, बट अगर तुम हाँ बोलोगे तो मैं पी लूंगी, ठीक है। पर एनीवेज ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, पर मैं तो पीऊंगी, ठीक है। पानी पी लेती यार, प्यास लग गई। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को। चलिए ठीक ठीक है गला, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D E है ना। E तो दिया हुआ है, मॉड्यूला है, ब्लास्टोसिस्ट है ना। E क्या है आपका, ये ओवम है, ठीक है। B क्या है, यहाँ पर अभी फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। C में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 सेल स्टेज बन गया है ना, 2 सेल्स बन गए हैं, ये आपका 4 सेल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर अब डिवीजन हो रही है, ठीक है, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 सेल 4 सेल, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये 16 हो जाएगा, है ना, ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूला बोलेंगे। ये आपका ब्लास्टोसिस्ट जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, जो आपके यूट्राइन वॉल के साथ जाकर अटैच होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आउटर लेयर है, इसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाला है, ये आपका इनर सेल मास है, इनर सेल मास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन वॉल से जुड़ रहा है ना। और उसके बाद क्या होता है आपका, दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो भी आपका यूट्राइन में जो भी सेल्स है वो डिफरेंशिएट करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे, एंड दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये डायग्राम भी, है ना। ये आपको ऐसा लेबलिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। दूसरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो हमने देख लिए हैं। तीसरे चैप्टर में आते हैं। तीसरा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ऐसा उसमें इतने कुछ खास डायग्राम्स नहीं है ना, मतलब जो आपसे पूछा जाए या फिर जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है वो आपका परमानेंट मेथड का दिया है। अब अगेन इसमें भी आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, बट हाँ लेबलिंग वाला चीज पूछ सकते हैं कि ये कौन सा है, ये ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी में से कौन सा, इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसका दिखाया हुआ है, ये परमानेंट मेथड है ना, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर आप इसको स्टरलाइजेशन भी बोल सकते हो, और स्टरलाइजेशन, ठीक है। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब आपको आगे बच्चे नहीं ही चाहिए, ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है ना कि भाई चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, फाइनल है ना, फुल फाइनल हो गया है,
फुली फाइनल कर लिया कि भाई अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, तब आप कौन से मेथड को ऑप्ट करते हो, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को ऑप्ट करते हो, वो है आपका परमानेंट वाला, ठीक है, जिसको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। अब ये मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। मेल्स में वासेक्टोमी होता है और फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है। वासेक्टोमी में बेसिकली वास डिफरेंसेस को कट करते हैं और टाई कर देते हैं, ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, और ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसमें लेबलिंग के फॉर्म में आ जाएगा। लेबलिंग के फॉर्म में भी नहीं तो ऐसा पूछ सकते हैं, मतलब एक डायग्राम दे दिया, बताओ ये कौन सा है, कौन सा आपका परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो आपको बताना होगा ये वासेक्टोमी है, ये ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। ये क्या है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें हाइट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ये क्या हो जाएगा आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका रिसेसिव, तो ये भी होमोजाइगस है बट रिसेसिव है, ठीक है। ये कैसा होगा, रिसेसिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल टी क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट है ना। ड्वार्फ तो आपका स्मॉल टी। गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ से आपका स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ पर F1 जनरेशन में देखोगे तो सारे ही टॉल आए, ठीक है, टॉल आएंगे, बट वो आपके हेटेरोजाइगस है ना, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ठीक है। फिर आप इनकी सेल्फिंग कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी की, कैपिटल टी की स्मॉल टी की, तो यहाँ पर F2 जनरेशन जो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फिनोटिपिक इज फिजिकली कैसा दिख रहा है ना, फिजिकल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों टॉल होंगे, है ना। चाहे जीनोटाइप इनका कुछ भी है, चाहे जीनोटाइप यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, चाहे ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, बट दिखेंगे तो टॉल ही ना। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो में आपका 1:2:1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका होमोजाइगस हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये दोनों आपके हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा और ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी एक बार कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ट क्रॉस। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रॉस हम कब करते हैं, जब आपको पता नहीं होता जीनोटाइप क्या है ना, जीनोटाइप क्या है, तो आप टेस्ट क्रॉस करते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करवाते हो, होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाओगे, ठीक है। अगर सारे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है फ्लावर कलर का, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉयलेट कलर का, मतलब फ्लावर कलर का लिया हुआ है, ठीक है, समझ लेना। तो यहाँ पर अगर आपने जैसे क्रॉस करवाया होमोजाइगस रिसेसिव, यहाँ पर भी होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाया, अगर सारे ही फ्लावर्स वॉयलेट आ जाते हैं तो समझ जाना कि आपका जीनोटाइप कैसा होगा, आपका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। देखो चाहे ये कैसा भी हो, देखो W कैपिटल W है ना, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वॉयलेट फ्लावर की। दूसरा हो सकता है कैपिटल W और स्मॉल w, है ना, तो ये भी वॉयलेट हो सकता है। बाहर से तो आपको दोनों ही दिखेंगे बट जीनोटाइप तो अलग हो सकता है। यहाँ पर हमें जानना है कि जीनोटाइप क्या है। तो अगर सारे ही वॉयलेट आ रहे हैं तो समझ जाना कि ये क्या है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, है ना। तो कैपिटल W होगा। अगर उसमें से कुछ आपके वॉयलेट आ रहे, कुछ व्हाइट आ रहे, तो समझ जाना कि जीनोटाइप कैसा होगा आपका, जीनोटाइप आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है। कैसा होगा, कैपिटल W और स्मॉल w होगा, ठीक है। आई बात समझ में, सारे वॉयलेट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर आधे आधे मतलब कुछ वॉयलेट है कुछ व्हाइट है तो आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है। क्लियर हो गई। ये आपका टेस्ट क्रॉस होता है जिसमें आपको जीनोटाइप नहीं पता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ टॉल, है ना, तो आपका ये भी तो टॉल हो सकता है, ये भी टॉल हो सकता है, ये होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर ये भी तो टॉल हो सकता है। बाहर से तो ये दोनों ही टॉल लगेंगे बट जीनोटाइप तो अलग है ना, तो हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है कि ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। उसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है।
तो ये भी कर लेना है ना, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे बेसिकली, अगर मैं बताऊं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो आप बताओगे भाई टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, जिसमें हमें जीनोटाइप नहीं पता होता है, फिर आप ये पूरा क्रॉस करके दिखाओगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। क्लियर हो गई ये चीजें, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्लियर हो गई है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये टॉपिक क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली चलो ठीक है बता ही देती हूँ, बताना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्लेन करना ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये, ठीक है। क्या है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पर जो भी आपका जनरेशन आता है, जो भी ऑफस्प्रिंग आता है, वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर किसी भी पेरेंट से रिजेंबल ही नहीं करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ले लो, तो F1 जनरेशन में क्या आया, टॉल आया, ठीक है। टॉल आपके एक पेरेंट से तो रिजेंबल कर रहा था ना, बट यहाँ पर वो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे पेरेंट का जनरेशन है रेड और व्हाइट, गेमीट्स अगर आप देखोगे तो आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, ठीक है। अब इसका जो F1 जनरेशन आएगा सारे पिंक आएंगे, तो ये जो पिंक आया ये इन दोनों में से किसी से भी रिजेंबल नहीं कर रहा है, कहीं इन बिटवीन आया है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। ना अगर आप इनका F2 जनरेशन देखोगे तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा, और जीनोटिपिक रेशो आ जाएगा 1:2:1। यहाँ पर आप देखोगे एक रेड आ गया, दो पिंक आ जाएंगे, और यहाँ पर एक व्हाइट आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, है ना। तो आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये क्या है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, है ना, क्लियर हो गई होगी आई एम होपिंग। चलिए तो ये होगा एक और आपका डायग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। ये आपका रेप्लिकेटिंग फॉक का डायग्राम दिया हुआ है। अगेन दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं इस पे स्टार मार्क करना चाहूंगी क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कैसे आएगा वो बताती हूँ, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ऐसे भी आ सकता है, मैं बताती हूँ किस तरीके से, कि ऐसा डायग्राम दे देंगे, है ना। ये वाला डायग्राम दे दिया रेप्लिकेटिंग फॉक का, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम बना दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर आपके एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यहाँ पर आपका एंटी पैरेलल पोलैरिटी इस तरीके से, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर अगेन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पर A लिख दे, यहाँ पर B लिख दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप बताओगे इस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे। अगेन लेबलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम की लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी देख लेना कि किस तरीके से दिया हुआ है, 3 प्राइम 5 प्राइम, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको A दे देंगे, यहाँ पर B दे देंगे, है ना। और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा A क्या है यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस, और B क्या है यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको ये वाला प्रोसेस समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताओगे भाई इधर वाले जो साइड है इस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, इस वाले स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी वजह से भाई कर लेना इसको, लेबलिंग अच्छे से कर लेना, इसका जो थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, और इस वाले स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर एक ही उसमें नहीं हो रही जैसे इधर हो रही है ना। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है, इसको हम लोग ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, जिसको देख देख कर न्यू स्ट्रैंड आपका बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस डायग्राम को प्रिपेयर करना है। इसमें तो कुछ है भी नहीं यार, ये डायग्राम, अब ये मत बोलना मैम हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसमें तो क्या ही बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। बस इसके लेबलिंग जरूर याद रखना, ठीक है। इस तरीके से इस डायग्राम को प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट अगर डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझाया हुआ है यूकेरियोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 प्रोसेसेस है यहाँ पर, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ये 3 प्रोसेसेस समझाई हुई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो HNRNA है इट अंडरगोज
अलग अलग प्रोसेसेस जिसको हम कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं आपका mRNA बनता है, दैट इज अ मैसेंजर RNA, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। पहले हम स्प्लाइसिंग की बात करेंगे। स्प्लाइसिंग में देखो, ये जो आपका HNRNA है ना, यहाँ पर आपके पास नॉन कोडिंग रीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं और कोडिंग रीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं उनको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये आपके नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, ठीक है। तो भाई हम नहीं चाहते हैं इन रीजन्स को अपने साथ ले जाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और जो भी एक्सॉन है, जो आपके कोडिंग रीजन्स है, ये जो आपका एक्सॉन है, ये आपका कोडिंग रीजन है, इनको साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को साथ में जोड़, मतलब एक्सॉन्स को साथ में जोड़ देंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे और इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कैपिंग में अगर आप देखोगे तो कैपिंग में हम 5 प्राइम एंड के साइड में कैप लगा रहे हैं, दैट इज 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैप लग रहा है, ठीक है। टोपी लगा दी उसको, है ना। और फिर भाई इस इधर कुछ लगाया है तो कुछ उधर भी तो लगाना पड़ेगा ना, पूछ भी तो लगानी पड़ेगी आपको। तो 3 प्राइम एंड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एडेनाइलेट रेजिड्यू, जिसमें भी हम लोग 200 से 300 एडेनाइलेट रेजिड्यू जो है इधर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टेलिंग हो गई, है ना। पूछ लगा दी, कैप लगा दी, है ना। तो ये आपकी टेलिंग हो गई और ये आपकी कैपिंग हो गई, तब जाकर कहीं आपका मैसेंजर RNA बनता है। तो ये 3 प्रोसेसेस एक्स्ट्रा जो होती है आपके यूकैरियोट्स में। आई बात समझ में? तो ये चीज आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। ये वाला डायग्राम कर लेना। अब ये पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। पहले आपसे पूछा ये जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, है ना। तो पहले आप पूरा प्रोसेस समझाओगे, फिर क्या क्या एडिशनल प्रोसेसेस होती है वो सारी चीजें आप डायग्राम्स की हेल्प से समझाओगे। तो ये डायग्राम भी कर लेना भाई, है ना। ऐसा तो कोई डिफिकल्ट है नहीं बनाने में, ठीक है, कर लेना। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है ना। अब देखो यार, अब मैं तुम्हारे लिए पेपर लीक कर रही हूँ डायग्राम का। नहीं नहीं, पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, मैं डायग्राम्स बता रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताया जा रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, वो भी कर देंगे यार, तुम बोलोगे तो कर देंगे, ठीक है। चलो चलिए, आइए 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 अगेन। ये जो डायग्राम है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लैक ऑपेरॉन वाला टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से कर लेना, इसकी थियरी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ डायग्राम तो आपको करना ही करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास प्रमोटर है और ये एंजाइम है, ये भी आपके पास प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है और ये तीनों एंजाइम है। अब यहाँ पर बोला है कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब आपका ऑपरेरॉन जो है वो स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर इंड्यूसर नहीं है, ठीक है, हमारा इंड्यूसर नहीं है। तो भाई यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये आपका जीन एक्सप्रेस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रमोटर रीजन है, यहाँ पर आई है, ये जीन है आपका, ये एक्सप्रेस करेगा, आपका रिप्रेसर mRNA बनेगा और प्रोटीन बनेगा इसके बाद, है ना। यही प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास इंड्यूसर नहीं है, और इंड्यूसर क्या है यहाँ पर, इंड्यूसर आपका लैक्टोस होगा, है ना। तभी तो उसको क्या बोला है, लैक ऑपेरॉन। ऐसे बहुत सारे ऑपेरॉन होते हैं, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर हम लोग लैक ऑपेरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इंड्यूसर नहीं है, तो ये जो रिप्रेसर है, क्योंकि अब ये फ्री है ना, ये तो फ्री हो गया। इसने बोला कि भाई इंड्यूसर तो नहीं है, अब ये मुझे इनएक्टिवेट नहीं कर सकता है, तो ये क्या करेगा, जाकर बाइंड कर जाएगा आपके ऑपरेटर रीजन से। तो जो एंजाइम है, जो इन एंजाइम को एक्सप्रेस करवा सकता है, जब वो यहाँ पहुंचेगा, प्रमोटर के पास पहुंचेगा, तो देखेगा कि भाई ये तो बाइंड है ना, ये बाइंड है ना, ऑपरेटर रीजन से, जिसकी वजह से जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो इसको ट्रांसक्राइब नहीं करवा पाएगा, है ना, इसको एक्सप्रेस नहीं करवा पाएगा। यहाँ से आपका आरएनए पॉलीमरेज लाला 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 भागते हुए आता है, प्रमोटर, आई ला प्रमोटर, चलो चलो इसको एक्सप्रेस करा देते हैं। तो इसने रिप्रेसर mRNA बनवा दिया। क्योंकि यहाँ पर आपका इंड्यूसर नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज फिर से आएगा, लाला लाला प्रमोटर, आई ला, चलो एक्सप्रेस कराते हैं इसको। बट यहाँ पर एक बाधा है, और वो बाधा है कि ऑपरेटर रीजन से आपका रिप्रेसर बाइंड है, ठीक है। तो ये इसको नहीं ट्रांसक्राइब करवा पाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपके पास लैक्टोस ही नहीं है तो उसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो कब होगा, जब स्विच्ड ऑफ है। अब उस कंडीशन में आते हैं जब आपके पास इंड्यूसर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर इंड्यूसर है, ये आपका स्विच्ड ऑन होगा, ठीक है, स्विच्ड ऑन होगा।
अगेन यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो अगेन आपका आरएनए पॉलीमरेज लाला 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 करता है, प्रमोटर, चलो चलो इसको एक्सप्रेस कराते हैं, एक्सप्रेस कराया, रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए बनाने के बाद इसने प्रोटीन बनाया, दैट इज रिप्रेसर। अब क्योंकि यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा और इसको इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिव कर दिया भाई तो ये जाकर इधर बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर रीजन से, तो ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज था ये फिर जाएगा लाला लाला लाला, अरे प्रमोटर चलो चलो एक्सप्रेस कराते हैं, ट्रांसक्राइब कराते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर अब कोई बाधा नहीं है तो ये जो भी है आपके, ठीक है, जो भी है ZYA जो भी आपके जीन है इनको क्या करवा देगा, एक्सप्रेस करवा देगा और क्या बनाएगा, लैक एमआरएनए बनेगा, है ना। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा जिसमें आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। जो बीटा गैलेक्टोसाइड है वो बीटा गैलेक्टोसाइड को ब्रेक करता है, परमिएज और लैक्टोज को अलाउ करता है, और जो ट्रांसएसिटाइलेज है वो आपके बीटा गैलेक्टोसाइड के को एक्टिवेट करता है, और इस तरीके से ये काम करता है। ये स्विच ऑफ हो गया और ये स्विच ऑन हो गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कर लेना भाइयों और उनकी बहनों। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम आ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर पे, है ना, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है ना लाइफ साइकिल, ये बहुत अच्छे से करना है। इस पे क्वेश्चन आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा, वहां पर आपने देखा एक क्वेश्चन आया हुआ है सीक्वेंस पे, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना, कितने होस्ट इन्वॉल्व है, पहले क्या है, पहले स्पोरोजोइट है ना, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके सैंपल पेपर में, तो उससे पता चलता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आइए पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जब आपका मच्छर है, मच्छर जी है, वो ह्यूमन को काटता है, ठीक है। व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड बाय विद बाइट, है ना, स्पोरोजोइट्स को उसने इंजेक्ट किया था। अब क्योंकि ये पैरासाइट है ना, ये आपके लिवर में पहुंच जाएगा वाया ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंच गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पैरासाइट है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा आपके लिवर सेल्स में, और दैट रिजल्ट इन बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। उन सेल को बर्स्ट करेगा, फटेगा और ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा। अभी तक ये होस्ट ह्यूमन है ना, जो होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन है। यहाँ पर दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक मस्कीटो है और एक ह्यूमन है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ब्लड में रिलीज हो चुका है। अब ये जो पैरासाइट है ये एसेक्सुअली रेड ब्लड सेल्स में रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और bursting the red blood cell and causing the cycles of fever and other symptoms, released parasite infect the red blood cells, ठीक है। यहाँ पर पहले ये लिवर सेल में आया, वहां पर रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली, उसको बर्स्ट करेगा, है ना, फटेगा, और जिसकी वजह से ये रिलीज हो जाएगा ब्लड में। अब यहाँ पर भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा रेड ब्लड सेल्स में, वहां पर भी बर्स्ट होगा, है ना, जिसकी वजह से दैट रिजल्ट इन कॉजिंग ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, है ना, फीवर और चिल्स होंगे, है ना, इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ये बर्स्ट किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज आता है, गेमेटोसाइट बनता है आपके रेड ब्लड सेल में ही, मेल एंड फीमेल बना। इन गेमेटोसाइट को किसने ले लिया, आपके फीमेल मस्कीटो ने ले लिया, है ना, खून चूसने आएगी ना, तो उसके साथ इसने गेमेटोसाइट्स को ले लिया है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मस्कीटो के गट में होगा। अब यहाँ पर होस्ट कौन है, मस्कीटो है, ह्यूमन होस्ट का काम खत्म हो चुका है। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मस्कीटो के गट में होगा। ये देखो अब यहाँ पर ये जो स्पोरोजोइट है, जो मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट है, वो एस्केप हो जाएंगे गट से और मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर अगेन मस्कीटो अगर किसी भी दूसरे ह्यूमन को काटेगा, ये स्पोरोजोइट जो है वो इंजेक्ट हो जाएंगे विद द बाइट, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है जो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है, कि पहले लिवर में, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल में, जिसकी वजह से चिल्स और फीवर होता है, फिर गेमेटोसाइट्स बनेंगे फीमेल एंड मेल, जिसको फीमेल मस्कीटो जो है वो ब्लड मील के साथ ले लेगी। उसके बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा गट के अंदर, फिर गट से ये माइग्रेट कर जाएंगे, जो आपके मेच्योर स्पोरोजोइट्स होंगे वो आपके सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे, और जब ये दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो स्पोरोजोइट्स जो है इंजेक्ट कर दिए जाएंगे विद द बाइट, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, ठीक है। एंटीबॉडी किसके रिस्पॉन्स में बनते हैं, जब आपकी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट
एंटर करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उसको मारने के लिए, उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि दो हैवी चेन, एकदम हैवी ड्राइवर वाली चेन है इसके पास, दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। ये जो आपको दिख रही है ये आपकी हैवी चेन है, ये जो आपको दिख रही है ये लाइट चेन है, ठीक है। इसमें आपको कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिखेंगे, यहाँ पर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अरे 1 2 3 4 5 5 10 11 12 13 14 15 16 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी हैवी चेन है और ये आपके पास लाइट चेन है, तो H2L2 है ना, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। यहाँ पर साथ ही साथ एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये ही सिंपल सा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये आपका N टर्मिनल है और ये C टर्मिनल है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम है ये दिया हुआ है, ये प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले मैं बता देती हूँ, इसको हम वेल्स बोलते हैं, जहाँ पर अपना हम सैंपल है जो आपका जेनेटिक मटेरियल प्लस बफर प्लस एक डाई जो है उसको हम लोग लोड करते हैं। ये आपको पूरा दिखेगा एग्रोस जेल, ठीक है, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। अब होता क्या है, जब आप अपना सैंपल लोड करते हो, आपने पहले से ही अपने जेनेटिक मटेरियल को कट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने सैंपल लोड किया, आपने एग्रोस जेल चलाया। अब यहाँ पर जो सैंपल्स है, जो आपका डीएनए है वो भागना शुरू करेगा। तो ये अपने आप को कैसे अरेंज करता है, क्योंकि वो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे ना वो इधर के साइड मिलेंगे, जो नीचे के साइड होगा, जो इधर वाला साइड होगा, इधर के साइड आपको स्मॉलेस्ट देखने को मिलेंगे, और जो लंबे लंबे हैं वो आपको इधर के साइड सबसे नियर द वेल्स, और अवे फ्रॉम द वेल्स आपको स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे डीएनए के, ठीक है। तो स्मॉल इस तरीके से अपने आप को ये अरेंज करते हैं, लार्जेस्ट आगे होंगे, स्मॉलेस्ट पीछे होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा अगर कोई भी जैसे कि लंबे फ्रैगमेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पोर्स बन जाते हैं, तो पोर से कौन जल्दी निकल सकता है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट्स, राइट। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट बेस पे आपको देखने को मिलेंगे, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट्स वेल्स के पास देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पर आपको पूरा स्मीयर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ पर अच्छा ये ऐसे हो गया, नहीं। यहाँ पर जो डाई डाली है उसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो फ्रैगमेंट्स है यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उस डाई का ये इंपॉर्टेंस है, क्लियर हो गई ये चीज। तो ये वाला डायग्राम कैसे आ सकता है, अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस समझाने के लिए आपसे ये डायग्राम मतलब आपको पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर PBR322 का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मतलब ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ठीक है। ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर BAM H1, SAL1, PS21, PV1, PVU1, ECO-R1, CLA1, HIND3 1 2 3, हाँ है ना। तो ये तीनों ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ठीक है। तो मैं इनको कहाँ लिखूं, इधर लिख देती हूँ, रेस्ट्रिक्शन साइट्स है जहां पर आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाने वाले हैं, ठीक है। साइट्स पे ही कट लगाया जाता है। तो एक एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर साइट होता है जहां पर वो कट लगाता है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे साइट्स होंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ कट लगा के जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए, एक ही साइट होना चाहिए जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट लगाए, ठीक है। तो ये आपके रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो गए, ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए, ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, है ना, और ये आपका ROP हो गया, ठीक है। ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है, दैट इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये डायग्राम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अगेन कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा,
पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, है ना, कि ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स कौन कौन से हैं, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर इंसर्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर इंसर्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका PBR322 वेक्टर है ये आपसे पूछा जाएगा फॉर श्योर, है ना। आप बायोटेक्नोलॉजी में देख लेना। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, लेबलिंग पे। कभी कभी लेबलिंग भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइट कौन सा है, ये साइट कौन सा है, ये अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने फ्री के नंबर गवा दोगे। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला प्रो इंसुलिन है और ये वाला आपका मेच्योर है ना। प्रो इंसुलिन में आपके पास 3 चेन्स होती है। यहाँ पर आपके पास एक ए पेप्टाइड चेन होगा और एक आपके पास बी पेप्टाइड होगा। बट आपके पास एक और स्ट्रेच ऑफ चेन होती है, दैट इज कॉल्ड आपका सी पेप्टाइड, ठीक है। बट वही जो आपका सी पेप्टाइड है वो आपके मेच्योर इंसुलिन में नहीं होती है, ठीक है। मेच्योर इंसुलिन में नहीं होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगी, तो ये ए और बी पेप्टाइड होगी, ठीक है। और इनको जोड़ा हुआ है डाइसल्फाइड के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ, ये इसमें नहीं होगी। तो ये आपका मेच्योर हो गया, मेच्योर इंसुलिन, एंड ये प्रो इंसुलिन, ठीक है। इसमें आपका एक और एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ आपका पेप्टाइड चेन है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, है ना। अब ये इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में आता है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, बट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, बट आ सकता है, यू नेवर नो। ऑलराइट, बस पता होना चाहिए प्रो इंसुलिन है, ये मेच्योर इंसुलिन है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड है ना। यहाँ पर 2 ही चेन्स है, ए और बी, ये मेच्योर है और यहाँ पर सी पेप्टाइड नहीं होता है, ठीक है। चलो, ऑल राइट, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब हम पहुंच चुके हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स है इतने कुछ खास नहीं है, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एंड दे आर वेरी इजी चैप्टर्स। ऐसा कुछ नहीं है। इकोलॉजी अगर मैं टोटल यूनिट की बात करूं तो 10 नंबर की आती है, 10 नंबर कम नहीं होते, है ना। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इकोलॉजी को। इकोलॉजी इजी जरूर है ना, बाकी चैप्टर्स है, बट आप ये सोच के उसको छोड़ना मत कि भाई लास्ट में कर लेंगे, नहीं। आप इकोलॉजी को उतना ही प्रेफरेंस दो जितने अदर चैप्टर्स को दे रहे हो, वो आपको फ्री में मार्क्स दिला देगी, ठीक है। तो जो इजी है कम से कम उसको तो आप अपने काबू में कर लो, है ना। जो इजी है आपको पता है कि यहाँ से तो मेरे मार्क्स नहीं ही कटेंगे, तो उसको तो कम से कम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऐसा ना हो कि डिफिकल्ट करने के चक्कर में आप वो भी उससे भी हाथ धो बैठो, है ना। तो डिफिकल्ट तो वैसे भी नहीं होंगे लास्ट में, तो जो ईजी था वो भी हमने नहीं किया इसी चक्कर में, ठीक है। तो ये मत करना, पहले अपने शॉर्ट्स जो है चैप्टर्स उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना, एकदम पक्के से कि भाई इसमें मेरे कोई मार्क्स नहीं कट सकते हैं। बाकी फिर उसके बाद आप दूसरे चैप्टर जो आपको थोड़े बहुत डिफिकल्ट लगते हैं वो कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया, करना सब कुछ है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है ना। यहाँ पर 2 टाइप की ग्रोथ दिखाई हुई है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब यहाँ पर आपको इसमें ये बताया जाएगा कि जो रिसोर्सेज है यहाँ पर अनलिमिटेड है ना। रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, आपको किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लैंड, फूड, वाटर, कुछ भी नहीं सोचना है। तो उस टाइम पर जो भी पॉपुलेशन है वो अपनी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को रीच करता है ना, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को रीच करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जे शेप्ड है, ठीक है। ये कैसा है, ये जे शेप्ड है जब यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज की आपको कोई उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है और जो कर्व बनता है दैट इज जे शेप्ड कर्व, ठीक है। वहीं पे अगर आप बी पे आओगे तो बी आपका सिग्मोइड है, एस शेप्ड है,
और यहाँ पर जो रिसोर्सेज है, यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल रहा है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स है या फिर जो भी पॉपुलेशन है वो अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे नहीं पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पर एक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है कि भाई इतने इतने ही तक ही आ सकते हो, इसके ऊपर जाओगे तो फिर मारे जाओगे, है ना। तो यहाँ पर एक एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है जो उसको रोकता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कर्व है ये एस शेप्ड या फिर सिग्मोइड कर्व है। यहाँ पर 3 फेजेस होते हैं, लैग, लॉग और आपका फिर स्टेशनरी, ठीक है। लैग, लॉग और स्टेशनरी। और के इज कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। के इज कैरिंग कैपेसिटी, ऑलराइट। तो लैग, लॉग और फिर आपका स्टेशनरी फेज आ गया। लैग में बहुत कम ग्रोथ देखने को मिलेगी, फिर लॉग में ज्यादा, और फिर उसके बाद एक टाइम के बाद ये स्टेशनरी हो जाएगी। और ये जो आपको इक्वेशन दिखाया है इसका क्या मतलब होता है, एनवायरमेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर एनवायरमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस आएगा कि भाई बस करो, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये आपका एस शेप्ड है, एस शेप्ड और सिग्मोइड, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जे शेप्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछे जाएंगे। dn अपॉन में dt इज इक्वल टू rn, और यहाँ पर भी आपसे इक्वेशन पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं पिरामिड्स पे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामिड्स, चाहे आपका नंबर हो, बायोमास हो, चाहे एनर्जी वाला हो, तीनों पिरामिड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर वाले में हमेशा अपराइट होता है, उसमें 3 पॉसिबिलिटीज है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, स्पिंडल भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास में आपको दो टाइप के पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट आपका किसका होता है, आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम का होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सबसे नीचे वाले लेवल पे आपके प्रोड्यूसर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा बायोमास जनरेट करेंगे, है ना, प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑफ सनलाइट, है ना। खाना कौन बना रहा है, आपके प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो आपका बायोमास का प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का अपराइट होता है, ठीक है, अपराइट होता है। और ये आपके किसमें होगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। वहीं पे ये इन्वर्टेड भी होता है ना। इन्वर्टेड आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, पॉन्ड इको सिस्टम, ठीक है। ये इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड, ठीक है। ये आपका फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, और ये आपका ज़ूप्लैंक्टन है, ठीक है। चलिए, तो ये पिरामिड्स अच्छे से कर लेना। अगेन ये एनर्जी का है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट। कुछ चीजें होती है ना जो आप एकदम हाथ, मतलब हाथ तो नहीं, मतलब एकदम हाथ, मतलब छाती ठोक के बोल सकते हो कि भाई ये तो होगा ही होगा, है ना, ये तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी का पिरामिड होता है इट इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस इधर आपको इतनी एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है, 10,000 जूल है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, पहले ट्रॉफिक मतलब आगे आगे ट्रॉफिक लेवल में जाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी एनर्जी है वो कम होती जा रही है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो आपका मतलब जो एनर्जी है वो पूरी ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक अनदर ट्रॉफिक लेवल, वहां पर सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर अगर 10% के हिसाब से देखोगे तो धीरे 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 जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी है सिर्फ 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और ऊपर जा रहे हो तो कम होती जा रही है। इसी वजह से हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। ये मैं छाती ठोक के बोल सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, आई बात समझ में। तो भाई पिरामिड्स, जहां पर भी आपको पिरामिड्स दिख रहे हैं वो अच्छे से कर लेना। एक और चीज मैं बता देती हूँ
कि जो एज पिरामिड्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पिरामिड्स को भी अच्छे से कर लेना, जो उसमें आपको बताया हुआ ना, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, स्टेबल, एक्सपैंडिंग, डिक्लाइनिंग, वो भी आप अच्छे से कर लेना, वो भी आपसे पूछा जाएगा, है ना। वो भी आपसे बहुत मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आपके लास्ट चैप्टर का है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर का है। इसमें इस चैप्टर में ये डायग्राम और ये जो ग्राफ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये ग्राफ शो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे आपके पास एरिया है, वाई एक्सिस पे आपके पास स्पीशीज रिचनेस है। तो इसने क्या बोला है कि जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हो स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट, उसके बाद ये स्टेशनरी हो जाएगी, है ना। मतलब आप खुद सोच के देखो, आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, और आप अर्थ अपनी धरती से बाहर निकल गए, तो आप उसके बाद कितना भी एरिया बढ़ा लो, कोई भी स्पीशीज रिचनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो स्पीशीज है, सॉरी जो एरिया है, इट इज अरे रे, हाँ, जो आपका स्पीशीज है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ लिमिट, ठीक है। तो जब यहां से आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये यही आपका ग्राफ शो कर रहा है। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है ना। और साथ ही साथ जब इसको आप लॉग में देखोगे, है ना, लॉग में इसको वो करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, लॉग लॉग स्केल में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एस इक्वल्स टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। आई बात समझ में। अगेन इस पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, हाँ बस आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। यहाँ पर आप बताओगे कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करोगे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होती जाती है, एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लॉग लॉग स्केल में ऐसा कुछ होता है। ये आप इक्वेशन लिखोगे या फिर वो इक्वेशन लिखोगे, दैट्स इट, क्लियर है ना। आई बात समझ में। अगेन कैसे आता है ये, क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो यस, खत्म हो गया हमारा आज का वीडियो। देखो जितने भी मैंने डायग्राम्स बताए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस हैं कि जो मैंने ये वीडियो बनाया है उसमें से आपके डायग्राम्स आ सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको डायग्राम बताए हैं प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उनकी, है ना, उनकी लेबलिंग अच्छे से देख लेना, उनको अपने क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो जो है हेल्प करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो अभी आने वाले हैं कुछ टाइम में, ठीक है। ऑल राइट, तो यार मैम तो हम हमेशा ही आपके साथ रहेंगी और कुछ वीडियोस भी आपके लिए लाया जाएगा, जैसे कि ये वाला वीडियो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाला वीडियो ला दो हमारे लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो आ चुका है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जैसे कि मैं नेक्स्ट सोच रही थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाली वीडियो लेकर आऊँ, मतलब किस तरीके के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर और भी, मतलब जो भी आपके सजेशंस हो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल राइट, अगर हमें लगेगा कि यस इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली उस पे वीडियो बनाया जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।